नमस्कार। आस्क एनीथिंग के साथ एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। एक नया सवाल और उसका जवाब। आज का जो सवाल हमने चुना है वो श्रुति उपाध्याय ने भेजा है दिल्ली से। और श्रुति लिखती हैं कि मैंने आपका गीता के संदेश वाला वीडियो देखा। आपने कहा कि बिना डर के पढ़ाई करो। 3 बार यूपीएससी दिया है, प्री भी नहीं निकाली हूं, कैसे न डरूं। श्रुति, बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने डर को अभिव्यक्त किया यहां पर। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको डर नहीं लग सकता। आपको जब भी डर लगे तो फिर आप उस डर का सामना करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, इस बात पर मेरा जोर है। यानी यहां एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, यानी डर का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। डर है, लेकिन उस डर के बीच से जब हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं तो फिर हम जो है विजेता बनते हैं, तब हम सिकंदर बनते हैं। ठीक है ना, मुकद्दर का सिकंदर जिसे कहा जाता है। क्योंकि आपने मेरा जो पिछला वीडियो था भगवत गीता फॉर स्टूडेंट्स, उसका जिक्र भी किया, उसका रेफरेंस लेकर के ही आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं यहां भगवान कृष्ण के ही जीवन से एक और कहानी छोटी सी आपको सुनाता हूं, जिससे शायद आपको बात समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। दरअसल एक बार भगवान कृष्ण और 5 पांडव वो एक जंगल से गुजर रहे हैं और बड़ा घना जंगल है। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नरभक्षी राक्षस रहते हैं और अगर आप थोड़ी सी भी असावधानी करेंगे तो आप सभी के सभी मारे जाएंगे। तो ये तय होता है कि कोई ना कोई उन 5 पांडवों में, द्रौपदी भी साथ में है, लेकिन 5 पांडव और भगवान कृष्ण, ये सारे लोग जो हैं बारी बारी से पहरा देंगे। भगवान कृष्ण चुपचाप ये सब सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी पहरा दूंगा। और सबने कहा कि आप सबसे आखिरी में पहरा दीजिएगा। अब जो सबसे छोटा है सहदेव, उसका सबसे पहला जो है नंबर आ गया। तो सहदेव जाग रहे हैं एक पहर में, और तभी एक विशालकाय राक्षस आता है। और वो आता है और सहदेव कहते हैं कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, यहाँ भगवान कृष्ण सो रहे हैं, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती, तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राक्षस कहता है कि ठीक है, युद्ध कर लेते हैं। अब युद्ध होता है, अपना जो आकार है उसको और विशाल करता चला जा रहा है वो राक्षस। अब वो और घबरा रहा है, सहदेव और घबराए तो वो राक्षस और ज्यादा विशालकाय होता चला गया। आखिर में वो जो राक्षस था उसने सहदेव के पास में एक एग्रीमेंट फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि देखो, ये जो कुछ चल रहा है इसका बाद में इतिहास लिखा जाएगा। अगर लोगों को पता चलेगा कि जो सहदेव हैं वो इन 5 पांडवों को बचा नहीं पाए, भगवान कृष्ण भी सो रहे थे, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर यह है तुम्हारी समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो तुमने तो शिफ्ट्स बनाई हुई हैं, तो क्यों ना तुम अगले को जगा दो, चुपचाप जाकर के सो जाओ, तुम्हारा नाम कम से कम खराब नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है। तो नकुल को जगा दिया सहदेव ने। अब नकुल की बारी आई, फिर से वो राक्षस, और फिर वही हुआ कि वो विशाल से विशालकाय होता चला जा रहा है। और फिर उसने नकुल को भी वही कहा कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम जाकर सो जाओ, अगले को जगा दो। अब नकुल ने अर्जुन को जगाया, अर्जुन ने भीम को जगाया, भीम ने युधिष्ठिर को जगाया। सभी पराजित हो गए, सबको डर हुआ और सभी ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आखिरकार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को जगा दिया और सो गए, और उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब सबकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद सुबह जब उठे, पाव फटी, तो देखा कि भगवान कृष्ण तो एकदम निष्प्रह जो है तरह से अपने हाथ का तकिया लगा करके चुपचाप सो रहे। तो युधिष्ठिर चूंकि सत्यवादी थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भगवान, कल मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आपको बताया नहीं, और ऐसे ऐसे मैंने समझौता कर लिया और आपको जगा दिया, लेकिन वो राक्षस कहाँ गया, उसका क्या हुआ? तो भगवान ने जमुआई लेते हुए, जो धोती पहनते थे, उसकी फेंट से ऐसे उठाया और छोटा सा राक्षस सामने रख दिया। अब इन सबकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने कहा, अरे ये छोटा सा राक्षस, ये कल तो एकदम विशालकाय था, आसमान छू रहा था, इतना छोटा कैसे हो गया? तो युधिष्ठिर समझ गए कि इसमें कृष्ण जी की कोई लीला है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, समझाना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, समझाना ये चाहते हैं कि ये भय और संदेह नाम का राक्षस है, जितना ज्यादा इससे डरोगे उतना ही विशालकाय होता चला जाएगा, और अगर तुमने इससे डरना बंद कर दिया, इसकी उपेक्षा कर दी, तो ये अपने आकार में छोटा हो जाएगा। और जब
कल ये आया, इसने मुझे चुनौती दी। मैंने कहा कौन हो तुम यार, सोने दो। और मैंने करवट बदली, इसका आकार घटकर इतना बड़ा रह गया क्योंकि मैं इससे डरा नहीं। और फिर मैं पलटा और मैंने इसको उठा करके अपनी धोती की फेंट में खोस लिया। अब ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से आपने क्या समझा कि डर है, लेकिन डर के सामने आपको अप्रोच क्या रखनी है ये मैटर करता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय में जो गुण त्रय विभाग योग है उसमें अभय की बात बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि प्रबुद्ध लोग कौन है। प्रबुद्ध यानी सोचने समझने वाले विचारवान लोग कौन है। उनकी एक पहचान वो बताते हैं कि वो हमेशा संतुलित रहते हैं, न दुख में दुखी न सुख में सुखी। आप संतुलित रहिए। और जब आप संतुलित होते हैं तो किसी प्रकार की परिस्थिति से विचलित नहीं होते। तो पहली जो चीज थी, पहला जो हिस्सा था कि ये मैंने कहा कि डरो मत, इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, डर हो सकता है, लेकिन डर से निपटने की आपकी अप्रोच बहुत मायने रखती है। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर। आपने कहा कि 3 बार मैंने यूपीएससी दिया है, उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला है, तो यानी कि आपने 3 अटेम्प्ट्स यूपीएससी के दे दिए। अब अगर 3 अटेम्प्ट्स में आपका यूपीएससी नहीं निकला है तो मेरी जो आपको सलाह है वो पहली सलाह है आत्म मंथन की या इंट्रोस्पेक्शन की। आपको एक बार बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपना मूल्यांकन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी की है, 3 बार आप प्रीलिम्स में जाकर अपीयर हुए, उसके बावजूद आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, तो कहीं कोई ऐसी खामी, कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं रह गई जो बार बार आपको असफलता की ओर ले जाती है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा और अपनी तैयारी का बहुत ही रूदलेस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रूदलेस से मतलब है कि क्रूर हो जाइए। कहा जाता है ना कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर किससे हो, तो अपने आप से हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप के प्रति क्रूर हो जाएंगे तो बदलाव की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। जब हम किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो कहा जाता है ना कि 4 उंगलियां तो अपनी ओर भी रहती हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक गहन चिंतन मनन की प्रक्रिया में चले जाना चाहिए। अब इसके भी कुछ क्लू हैं जो मैं आपको यहां पर बता दूं। आप ये देखिए कि आपने जो पढ़ाई के लिए सोर्स मटेरियल इस्तेमाल किया है वो क्या है। कई बार ऐसी जो है परिस्थितियां उन अभ्यर्थियों के सामने ज्यादा आती हैं जो बहुत सारा मटेरियल खरीद के इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको पढ़ नहीं पाते। पढ़ पाते हैं तो सारे मटेरियल के साथ में न्याय नहीं कर पाते। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो है स्टडी मटेरियल क्या है। दूसरी गलती क्या होती है कि आप स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं, इस कोचिंग का भी, उस कोचिंग का भी, उस कोचिंग का भी, उस कोचिंग का भी, फिर इंटरनेट तो आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां से भी मटेरियल निकाल रहे हैं। तो इसमें मत उलझिए। आप अपने जो सोर्स बेस है, आपका स्टडी मटेरियल है, उसको जितना संभव हो उतना लिमिटेड कर लीजिए। और कितना लिमिटेड करना है उसकी एक ही कसौटी है कि आपको एनसीईआरटीज बहुत ही गंभीरता से पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी किताबें, होता क्या है अक्सर कि हम लोग एनसीईआरटीज की किताबें नहीं पढ़ते। हम लोगों से मतलब मैं खुद को भी जोड़ रहा हूं। और अगर हम एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ते तो जो फंडामेंटल, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। और जब आप फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते तो ये लगभग वैसा ही है कि आप बिना नींव भरे उस पर एक इमारत खड़ी करने लग जाएं। और ये इमारत तो 3 मंजिला इमारत है। इस इमारत में आपको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है और इंटरव्यू निकालना है। और आपने इसके नीचे अपनी नींव नहीं बनाई। और जब नींव नहीं बनाई तो जाहिर सी बात है कि या तो पहली मंजिल की दीवारें खड़े करते करते जो है आप ढह जाएंगे, या फिर अगर कभी प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस तक आते आते तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धंस जाएगी। बुनियाद, हो सकता है कि आपकी बुनियाद मजबूत ना हो, इसलिए आपको एनसीईआरटीज बहुत गंभीरता से पढ़नी है। अब एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी है इस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है
कि एनसीईआरटी, जैसे बिहारी का एक दोहा है, बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भर देते थे। गागर में सागर, यानी कि छोटी सी गागर के अंदर उन्होंने पूरा सागर भर दिया। उसी तरीके से एनसीईआरटीज हैं, ये गागर में सागर है। इसलिए आपको एनसीईआरटीज जरूर पढ़नी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि अगर आप जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यूज भी अगर देखते हो, या कम से कम 50-60 साल पीछे के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे भी आप बात करें, तो वो सारे के सारे लोग किसी न किसी तरीके से एनसीईआरटीज को जरूर रेफर करते हैं कि भाई हमने एनसीईआरटीज को खूब अच्छे से पढ़ा था और मेरी सफलता में एनसीईआरटी की किताबों का बड़ा योगदान है। तो आप देख लीजिए कि कहीं आपकी बुनियाद तो कमजोर नहीं, कहीं आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स तो कमजोर नहीं। एक बार ये चेक कर लीजिए और उसके बाद ये देखिए कि आपने जो दूसरा स्टडी मटेरियल लिया हुआ है, क्या वो यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न के मुताबिक एप्रोप्रिएट है, क्या वो ठीक है, क्या वो आपकी मदद कर रहा है। अगर कोई मटेरियल आप 3 साल से पढ़ रहे हैं और उससे आपको सफलता नहीं मिल रही, तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो आप उस मटेरियल को ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहे और या फिर वो मटेरियल ही ठीक नहीं है। अब इन दोनों में से क्या परिस्थितियां हैं, इसका निर्णय आप स्वयं ले सकती हैं। एक छोटी सी कहानी यहां पर और सुना देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट, बड़ा मेधावी स्टूडेंट था, उसने तैयारी की और तैयारी करने के बाद 2 प्रीलिम्स दिए। 2 प्रीलिम्स उसने जो है अपीयर हुआ, लेकिन उन दोनों प्रीलिम्स में वो फेल कर गया। फिर वो कभी आकर के मिला तो मैंने उसको कहा कि तुमने एनसीईआरटीज कैसे पढ़ी हैं। उसने कहा सर बस पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लिए हैं। मैंने कहा कभी वापस जाके पढ़ी हैं? उसने कहा सर नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा वापस जाकर एनसीईआरटी को पढ़ो और पहली बार में नोट्स मत बनाओ, पहली बार में केवल पढ़ डालो, दूसरी बार में उसको मार्क करो, तीसरी बार में अगर नोट्स बनाने हैं तो उनके नोट्स बनाओ। अब उसको लगा कि इसे 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना कठिन काम है। अब इस उहापोह में वो चला गया। 2-2.5 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि सर मैंने अपने पुराने नोट्स जला दिए। तो मैंने पूछा क्यों जला दिए? तो बोला कि जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ने जाता था मेरे नोट्स मुझको बुलाने लगते थे, पुकारने लगते थे कि अरे यार नोट्स तो बना चुके हो, मुझे पढ़ लो। तो ये जो गागर में सागर वाली अप्रोच है, जितनी बार गागर डालोगे उतनी बार आप जो है सागर से पानी ले आ सकते हो, लेकिन एक बार में ही गागर निकाली और नोट्स में उड़ेल ली और फिर सोचा कि नोट्स से ही हमारा संसार है, ये गलत अप्रोच है। खैर, एक चीज आपने देखी कि एनसीईआरटी यानी बुनियाद मजबूत करना है। उसके ऊपर दूसरी बात मैंने क्या कही कि आपको देखना है कि जो एडिशनल स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है, या उस मटेरियल को क्या आप ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, आपको 3 अटेम्प्ट्स के बाद कम से कम ये चौथा अटेम्प्ट बहुत या तो गंभीरता से इसको देना चाहिए। और मैंने कहा कि खुद को तोड़ दीजिए। इस बार सारी रणनीतियां फेल हो गई, सारी योजना फेल हो गई है, सारी पद्धति फेल हो गई, यानी अब आपको कुछ नया करने की जरूरत है। वो नया कैसे करेंगे, इसी के बीच से नया ढांचा निकल के आ जाएगा। या फिर आप ये सोचिए कि आप यूपीएससी के साथ साथ क्या कोई बैकअप प्लान लेकर चल रहे हैं या नहीं। आमतौर पर देखिए आजकल का जो माहौल है उसमें जिम्मेदारी का अभाव है। शिक्षक का एक उत्तरदायित्व तो होता है, उस उत्तरदायित्व को बाजारीकरण ने समाप्त कर दिया है। वो चौथे अटेम्प्ट में आपको कहेंगे कि 12th फेल पिक्चर देख लो, 12वीं फेल जो है वो आईपीएस बन जाता है, तो वो सिनेमा का इन्फ्लुएंस देंगे। लाखों में से एक ऐसा अपवाद हो सकता है, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या जो इस पूरी भीड़ में आते हैं और उनको सही अप्रोच नहीं मिल पाती। या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तुमको बस यही करना है और किसी चीज पर जो है तुमको ध्यान नहीं देना। नहीं, 3 अटेम्प्ट अगर आपने दे लिए हैं तो आपको एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, प्लान बी जरूर रखना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो अपना ग्रेजुएशन तो करते ही हैं, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ चले जाते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ कर लिया, जेआरएफ मिलने लग गई, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, अपना रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में आप तैयारी भी कर रहे हैं। कम से कम एक ऐसी दिशा है जहां पर आप जाकर के ना जो है नई तरीके के एवेन्यूज, नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मेंस में जाएंगे, अगर मेंस क्लियर नहीं होता तो धड़ाम से नीचे, फिर वहीं पर जहां थे, यानी जीरो से शुरू करना है। आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, आप इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू में फेल कर गए, फिर धड़ाम से नीचे, फिर से जीरो से शुरू करना है।
तो यानी ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपके हाथ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं आता है, यानी डिग्री नहीं आती। उस डिग्री के सहारे जहां जिसके सहारे आप नौकरी ले सकते हैं, जिसमें आप बेटर नौकरी ले सकते हैं, वो चीज आपको नहीं मिलती है। इसके लिए काफी सारी रिकमेंडेशंस कई बार आई हैं और कभी भविष्य में अगर वो लागू हो तो शायद मैं समझता हूं कि जो है बेहतर होगा, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन यहां मूल बात क्या है कि आपको एक प्लान बी जरूर रख लेना चाहिए अपने प्लान ए के साथ में, क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता जो कहता मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं कहता ठीक है अभी करो, अच्छे से करो और प्रीलिम्स निकालो और प्रीलिम्स के साथ मेंस भी निकालो, कैसे निकालो उस पर अलग से बात कर लेते। लेकिन आपको एक अल्टरनेट प्लान जरूर बना लेना चाहिए श्रुति। और जब आप एक अल्टरनेट प्लान बना लेते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। डर किस चीज का होगा? डर यही होगा ना कि अगर फिर से अटेम्प्ट दिया, फिर से नहीं हुआ, तो मैं क्या कहां जा रही हूं? एक अंधेरी सुरंग है जिसमें आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं उसमें आकर के मैं फंस तो नहीं गई हूं। तो अगर आपको ये लग रहा है तो फिर आपने क्या किया कि एक दूसरी टनल बना ली जिसमें आपको रोशनी भी दिख रही है। आपको पता है कि अगर मैं इधर जाऊंगी और किसी भी क्षण मैं अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ जा सकती हूं। डर कम हो गया। प्लान बी या अल्टरनेट प्लान आपके ऊपर इस तनाव को कम कर देगा कि आपका क्या होगा या आपका कैरियर क्या होगा या आपका भविष्य में क्या होगा। तो जब आप इस तरीके की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ में काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप जो है 2025 का जो पेपर, होपफुली अगर आप वही उसी अटेम्प्ट में जा रहे हैं अपीयर होने के लिए, तो आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्या किया आपने? अपने ऊपर से असफलता के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया। और यही तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी भगवत गीता फॉर स्टूडेंट्स में। मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वीडियो मददगार होगा। अगर आपके इसी तरह के कोई प्रश्न है तो आस्क एनीथिंग पे आप हमारे मोबाइल नंबर पर या हमारी ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवालों को ब्रीफ रखें और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया वॉइस मैसेजेस ना भेजें। मिलते हैं अगले सवाल और जवाब के साथ। नमस्कार।